आज का जो हमारा लेक्चर है ये गैस क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करना है हमने इसमें। और इसमें हम ना गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसके नाम से पता चल रहा है। ऐसी क्रोमेटोग्राफी की टाइप जो यूज करती हो गैस फेज में सैंपल और मोबाइल फेज ये दोनों से, कि उसका सैंपल भी जो है सैंपल क्या हो गैस हो और मोबाइल फेज भी क्या हो गैस फेज में हो। स्टेशनरी फेज जो होगा वो क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर सॉलिड भी हो सकता है। तो स्टेशनरी फेज की बेस के ऊपर इसकी दो टाइप्स बनेंगी, टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। पहली टाइप है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दूसरी है गैस सॉलिड। ये ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये तो गैस ही होगा सैंपल और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज की बेस के ऊपर गैस लिक्विड और गैस सॉलिड। डिफाइन कैसे करेंगे, मोबाइल फेज इसमें गैस होता है, इस मोबाइल फेज गैस होता है और सैंपल भी गैस फेज में है। स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है जो सपोर्ट किया होता है किसी इनर्ट सरफेस के ऊपर। इसके केस में स्टेशनरी फेज क्या होता है, सॉलिड होता है, उसके नाम से नजर आ रहा है। इसकी जो है इसके जो एक और नाम है इसके लिए हम वो यूज करते हैं गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि लिक्विड के दरमियान में हो रही है ना, और गैस जो है ना वो भी एज ए लिक्विड बिहेव करती है, कि हम उसको फ्लूइड कहते हैं, फ्लो कर सकती है ना। तो इसलिए ये दो चीजों के दरमियान में क्या हो रही है, पार्टीशन हो रही है, और खासतौर पे लिक्विड के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। सॉलिड के ऊपर क्योंकि एडजॉर्प्शन होती है तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, गैस सॉलिड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, पर इनके दरमियान में आपने डिफरेंस कर लेना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट किस तरह का होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, बस कॉलम जो है उसकी टाइप्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं, सबसे पहले कॉलम को डिस्कस करते हैं। ये देखें कॉलम, यहाँ पे उन्होंने लेंथ इंक्रीज करनी थी। अगर वो सीधा कॉलम लेंथ में रखेंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो इसमें क्या करते हैं, कॉलम को गोल कॉइल की शक्ल में फोल्ड कर लेते होते हैं। उसका फायदा ये होता है कि थोड़ी सी जगह के ऊपर बहुत ज्यादा लेंथी कॉलम मिल जाता है। और हमें पता है लेंथ ऑफ कॉलम इंक्रीज करने से थ्योरेटिकल प्लेट्स भी बढ़ती हैं, कॉलम एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ठीक है, बाकी और अदर इश्यूज होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, उसकी कॉलम एफिशिएंसी बढ़ती है। ये हमने कहाँ पे देखा हुआ टॉपिक, जहाँ पे थ्योरेटिकल प्लेट वाला लेक्चर था। ये यहाँ पे आपको लेक्चर का नजर आ रहा होगा लिंक, के थ्योरेटिकल प्लेट्स को इंक्रीज करने का क्या क्या तरीका है उसके फॉर्मूले में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जब कॉलम के अंदर हम गैस फिल करेंगे, मोबाइल फेज वाली गैस आएगी, इधर से सैंपल जो होगा ये इंजेक्शन पोर्ट से यहाँ पे आएगा, और फिर वो मूव करते हुए क्या होगा, इसको इस कॉलम में से गुजार के कहाँ पे लेके जाएगा, डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर फिर उसको आगे रिकॉर्डर की तरफ लेके जाएगा, यानी कि कंप्यूटर डिवाइस होगी जो उस डाटा को क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। और यहाँ पे कॉलम के इर्द गिर्द ओवन बनाया हुआ है, क्योंकि गैस जो होती है उसकी डिफ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हम ओवन यूज करते हैं। मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे उनको हम लिस्ट बना लेते हैं। एक सबसे पहला कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है, और वो क्या है, कॉलम। अगर कॉलम ही नहीं होगा तो फिर क्रोमेटोग्राफी कैसे कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे कॉलम को ओवन में रखना बड़ा जरूरी होता है, कि टेम्परेचर कंट्रोल मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है इस क्रोमेटोग्राफी का। कैरियर गैस यानी कि मोबाइल फेज, इंजेक्शन पोर्ट के यहाँ पे जहाँ पे हमने सैंपल इंजेक्ट करवाना है, वो उसका इंजेक्शन का क्या मेथड है, क्या डिवाइस उसके लिए लगाई गई है, और डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम की दो टाइप्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। पहला कॉलम होता है ओपन ट्यूबुलर। इसमें क्या होता है, इन दिस इनर सरफेस इज कोटेड विद द स्टेशनरी फेज। कुछ इस तरह का कॉलम है, बड़ा एक पाइप है बड़ा, हमने उसको क्रॉस सेक्शन का साइड से साइड व्यू दिखाया है काट के।
तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये उसकी आउटर लेयर है पड़ी, वॉल है पड़ी, और ये जो ब्लू कलर का है ये क्या लगा हुआ है ऊपर, स्टेशनरी फेज अटैच किया हुआ है। और यहाँ दरमियान में जो खाली जगह है यहाँ से क्या गुजरेगा, सैंपल और मोबाइल फेज यानी कि कैरियर गैस। इसी तरह इस तरह के कॉलम को कैपिलरी कॉलम भी हम कह सकते होते हैं। दूसरा कॉलम होता है पैक कॉलम। अब इसमें पैकिंग की हुई होगी जैसे हम नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी करते हो कॉलम वाली। इन दिस होल कॉलम को फिल्ड किया जाता है विद स्टेशनरी फेज। कुछ इस तरह का कॉलम होगा कि ये पाइप है पड़ा हमारे पास और उसके अंदर ये सारा स्टेशनरी फेज फिल है पड़ा, और जो बीच में खाली जगह है पड़ी यहाँ पे फिर क्या हमने फिल किया होता है, कोई लिक्विड, वो जो लिक्विड को सपोर्ट करना है हमने किसी इनर्ट सरफेस पे। और फिर इधर से क्या होगा, इसके अंदर से गुजारी जाएगी सैंपल और मोबाइल फेज, तो वो इनके दरम्यान में पार्टीशन करता हुआ आगे मूव हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों में से कौन सा कॉलम बेटर होता है, कि ये एक हमारे पास कॉलम की ये टाइप है, दूसरी टाइप है, तो कंपैरिजन करते हैं कि एडवांटेज ऑफ ओपन ट्यूबुलर कॉलम ओवर द पैक्ड कॉलम। ट्यूबुलर को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी भी बोलते हैं। सबसे पहला हाई रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। उसका रीजन यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है, इधर फ्लो रेट बहुत तेज होगा, बहुत तेजी से यहाँ से सैंपल मूव आउट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे सैंपल को गुजरने में टाइम लगेगा। और हमें पता है जितना फास्ट मेथड होगा उतनी रेजोल्यूशन अच्छी देगा, और जितना टाइम ज्यादा लगाएगा उतनी रेजोल्यूशन खराब होती जाएगी। शॉर्टर एनालिसिस टाइम, अब हाई रेजोल्यूशन के साथ वो जो मैंने भी पॉइंट डिस्कस किया कि फ्लो रेट ज्यादा होगा तो एनालिसिस टाइम भी कम होगा, रिटेंशन टाइम भी कम होगा, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेटर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होती है कि सैंपल को सेंस करने की एबिलिटी। नेक्स्ट है लोअर सैंपल कैपेसिटी। लोअर सैंपल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सैंपल बहुत सारा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ते में इन मॉलिक्यूल के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनके साथ अटैच हो सकता है, दरमियान में इंट्रैप हो सकता है, तो फिर वो आगे डिटेक्टर में सिग्नल नहीं देगा। जबकि यहाँ पे क्या है, दरमियान में खाली रास्ता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारा सैंपल यहाँ पे पार्टीशन करता हुआ या एड्सॉर्प्शन करता हुआ इधर डिटेक्टर के अंदर आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा सारे के सारा। तो इसलिए ना ये वाला जो कॉलम है ओपन वाला, इसमें लोअर सैंपल कैपेसिटी होती है कि भाई थोड़ा सा सैंपल बस यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्यूबुलर कॉलम। ट्यूबुलर कॉलम की टाइप कौन कौन सी होती है। सबसे पहला है पड़ा वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, ठीक है, इसका नाम है पड़ा वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। तो इसका मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया काट के दिखाया है यहाँ पे। ये देखें, ये कॉलम है पड़ा, और ये उसके अंदर जो ब्लू कलर का है ये क्या लगा हुआ है, स्टेशनरी फेज है। अब ये स्टेशनरी फेज कोई सॉलिड हो सकता है जो एड्सॉर्प्शन शो करेगा, या फिर कोई सॉलिड की लेयर हो सकती है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कोई लिक्विड सपोर्ट किया हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, पार्टीशन करेगा। लेकिन ये जो ब्लू कलर है ये कोट किया हुआ है वॉल के ऊपर एज ए स्टेशनरी फेज। तो इस तरह एक कॉलम को क्या कहते होते हैं, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, या इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होती है कई बार, और वो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, WCOT, ठीक है। W कॉट यूज होती है, इसका मतलब क्या होगा, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, WCOT कॉलम। नेक्स्ट जो कॉलम है पड़ा वो है हमारे पास सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। सपोर्ट कोटेड का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे इसके अंदर जो गोल बॉल्स हैं पड़े, ये क्या है पड़े, कोई इनर्ट सॉलिड है, और इसके ऊपर क्या होगा, लिक्विड को हमने क्या करवाया हुआ होगा, सपोर्ट करवाया हुआ होगा, या कोई और चीज इसके ऊपर सपोर्टेड होगी, लिक्विड हो सकता है या कोई और सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इसको क्या बोलते होते हैं हम, एस्कॉट। एस्कॉट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। नेक्स्ट टाइप है बड़ी पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है पड़ा, एक ऊपर सॉलिड को कवर किया हुआ है, और कवर के बाद यहाँ पे जो जो ये बॉल्स हैं बड़े, या जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या है बड़े, पोरस हैं। तो ये क्या करेंगे, एड्सॉर्प्शन करवा सकते हैं अपने साथ,
और वो जो सेपरेशन यूज हो जाएगा। इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, पी लॉट यूज होता है। जो इसका यहाँ पे नाम है इसी की शॉर्ट फॉर्म है पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओवन को, कि कॉलम जो था उसको हमने कहाँ पे रखना होता है, ओवन में रखना होता है। ओवन की अगर बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग द टेम्परेचर ऑफ कॉलम। ये कॉलम की प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। वो कौन सी प्रोग्रामिंग, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, कि टेम्परेचर ज्यादा रखना है कम रखना है, ठीक है, ताकि फ्लो रेट कम हो सके या ज्यादा हो सके। नेक्स्ट स्टेप ये इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए कॉलम इंक्रीज द सोल्यूट वेपर प्रेशर। कि जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे तो जो सोल्यूट है यानी कि जो सैंपल कंपोनेंट्स हैं उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, एंड डिक्रीज द रिटेंशन टाइम, कि वेपर प्रेशर बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी जिससे रिटेंशन टाइम बढ़ेगा। और वो किनका हो सकता है, लेट एल्यूजन कंपोनेंट्स का। लेट एल्यूजन का मतलब क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स जो वैसे स्लो मूव कर रहे थे अब वो हीट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, उनकी विस्कोसिटी में कमी आ जाएगी, डिफ्यूजन तेज हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर की वजह से ना वो तेज मूव करेंगे और क्रोमेटोग्राफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और हमें पता है जल्दी कंप्लीट करने का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन बेहतर करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स, कि अगर कंपोनेंट्स जो हैं वो गैसियस फेज में तो हैं लेकिन वोलेटाइल नहीं है पड़े, या लिक्विड फेज में ऐसे हैं पड़े कि जिनको गर्म करना पड़ता है फिर वो आगे मूव करते हैं गैस फेज में, तो फिर कॉलम को भी गर्म होना चाहिए। वरना अगर लिक्विड फेज हो उसको पहले जब हम यानी कि गर्म करके पहले वेपर्स बनाए और कॉलम में ऐड कर दें तो कॉलम में से गुजरते हुए कहता अगर वो ठंडे हो गए तो वो वापस लिक्विड बन जाएंगे। तो इसलिए हल क्या करते हैं, कॉलम को ओवन में रखा जाता है ताकि जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉलम के अंदर कंडेंस हो जाएं और कॉलम में लिक्विड फॉर्म में चिपक जाएं। ठीक है, हमने सैंपल को क्या रखना है, गैस फेज में ही रखना है, तो इसलिए ओवन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम के इर्द गिर्द रखना जरूरी होगा। Oven is programmed in such a way that it keeps temperature in a working range, कि वो वर्किंग रेंज में भी रखना चाहिए। वर्किंग रेंज वही वाली मिसाल कि ये हर सैंपल का एक खास टेम्परेचर होगा जिसपे वो गैस फेज में होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे और फिर ये भी ना हो कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए कि कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज लगा हुआ है वो डैमेज हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर लिक्विड था अंदर स्टेशनरी फेज पार्टीशन वाली टाइप में, तो लिक्विड ये ना हो कि अंदर जो लिक्विड लगा हुआ है वो भी क्या होने लग जाए, एवेपोरेट होने लग जाए, तो वो भी सैंपल के साथ मिक्स हो जाएगा, इम्प्योरिटी काज करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरियर गैस को। कैरियर गैस जो है वो मोबाइल फेज का काम करती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं इसकी, इनर्ट गैस होती है जो यूज होती है एज ए कैरियर गैस। अब यहाँ पे क्या है कि गैस को इनर्ट होना बहुत जरूरी है कि ये ना किसी किस्म की इंटरेक्शन शो ना करे कंपोनेंट्स के साथ, सैंपल के साथ। इसका मेन काम सिर्फ क्या होता है, एक ड्राइविंग फोर्स होता है। तो ये इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द सैंपल और स्टेशनरी फेज, ओनली फंक्शन टू पुश द गैसियस सैंपल, की सैंपल को सिर्फ आगे भेजने का काम कर रही है। कैरियर गैस जो होती है कंपैटिबल होनी चाहिए विद डिटेक्टर, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे जाके डिटेक्टर के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे या डिटेक्टर को डैमेज कर दे। तो कैरियर गैस को क्या होना चाहिए, डिटेक्टर के साथ भी कंपैटिबल होना चाहिए। तो जब भी हम कैरियर गैस सेलेक्ट करेंगे तो पहले ये चेक कर लेंगे कि इस क्रोमेटोग्राफी के आगे हमने डिटेक्टर कौन से वाला लगाना है। इट शुड नॉट कैच फायर। अभी हमने देखा कॉलम जो है उसको हमने ओवन में रखा होता है और हीट करना होता है उसको। अगर वो कैरियर गैस हीट करने से उसमें आग भड़क जाती है तो फिर क्या होगा, वो हमारा सैंपल भी ज़ाया हो जाएगा और जो हमारा डिटेक्टर है वो भी ख़राब हो जाएगा। इट शुड बी हाईली प्योर, उसको प्योर भी होना चाहिए ताकि बीच में क्या हो, वो सैंपल के साथ इम्प्योरिटीज ऐड ना कर दे। कैरियर गैस जो है वो कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, हीलियम जो है वो मोस्ट यूज की जाती है। उसकी रीजन क्या होती है
इट गिव्स कंपैटिबिलिटी विद मोस्ट डिटेक्टर, ठीक है। ऑप्टिमल फ्लो रेट होता है इसका, ऑप्टिमल फ्लो रेट जो है वो इसका क्या होता है, मॉडरेट होता है, यानी कि ये मतलब एवरेज टाइम करवाती है, इतना ज्यादा भी नहीं, तेज भी नहीं है और स्लो भी नहीं है इतनी ज्यादा। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वेरी चीप है, सबसे पहली चीज। तो अगर हम देखेंगे नॉर्मल जो हमने आम डेली लाइफ में अगर एनालिसिस करने हो, उसके लिए नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है, ताकि उसमें क्या हो कि ये गैस जितनी मर्जी इस्तेमाल की जाए ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, जबकि हीलियम जो है वो कॉस्टली पड़ती है। तो ऑप्टिमम फ्लो रेट इसका क्या होता है, लो होता है, हमें नजर भी आएगा। इसके वजन कितना होता है इसका, जो अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, जबकि इसका कितना होता है, 4 होता है। तो इसी वजह से ये जल्दी डिफ्यूज करती है, इसकी स्पीड तेज होती है, और इसका मास ज्यादा होता है तो इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। जब स्लो होगी तो फिर क्या करेगी, ये फिर रेजोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन क्योंकि चीप है तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने इतना क्वांटिटेटिव अमाउंट में नहीं डाटा निकालना तो हम ये वाली यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हाईएस्ट ऑप्टिमल फ्लो रेट देती है, सबसे तेज होगी। रीजन क्या है कि इसका मास जो है वो सबसे कम है, 1.008। एक हाइड्रोजन का होता है, अगर दो है तो 2, यानी कि पूरी जो, यानी कि वर्ल्ड या पूरी यूनिवर्स की अगर मिसाल दी जाए तो सबसे जो लाइटेस्ट तीन गैस है अपनी, वो कौन सी है अपनी, हाइड्रोजन। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है पूरी यूनिवर्स के, या पूरी जो हमें इस वक्त डिस्कवर हो चुके हैं, उन सब में से हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, कितना है अपना, 2.1016। तो ये हाईएस्ट ऑप्टिमल फ्लो रेट देती है। बट ड्रॉबैक इसका क्या होता है, दैट इट मे रिएक्ट विद वेरियस हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजनेशन करवा सकती है, क्योंकि कॉलम जो है वो एन मुमकिन है किसी मेटल का बना हुआ हो, मेटल एज ए कैटलिस्ट काम करे और ये हाइड्रोकार्बन को क्या कर दे, हाइड्रोजनेशन करवा दे। टेम्परेचर भी इसका हमने काफी ज्यादा हाई रखा होता है, वो 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर। तो वो कंडीशन वहां पे वो बन जाती है कि वो हाइड्रोकार्बन से की है क्या हो जाती है, हाइड्रोजनेशन हो जाती है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को यूज इसलिए नहीं करते हाइड्रोकार्बन एनालिसिस के लिए। एंड कैन नॉट बी यूज विद द मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज नहीं कर सकते, कि वहां पे भी ये क्या करती है, ऑयल पंप्स को खराब कर देती है। उसके अलावा जो वहां पे यानी कि सिग्नल में भी क्या करती है, नॉइस क्रिएट करती है। तो अगर ये तीनों गैस का कंपैरिजन किया जाए तो उनमें से जो सबसे ज्यादा आसानी से अवेलेबल और मोस्ट कॉमन यूज होती है वो नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद हीलियम है, और फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है अपना इंजेक्शन पोर्ट। इंजेक्शन पोर्ट क्या होती है, जो हमने अभी इसकी डायग्राम में डिस्कस किया था। इंजेक्शन पोर्ट का मतलब होता है कि यहां से हम सैंपल को इंजेक्ट करवाएंगे। पहली इंजेक्शन पोर्ट है यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट। स्प्लिट इंजेक्शन पोर्ट की कुछ डायग्राम इस तरह की बनती है। इसमें क्या चीज होती है, यहाँ पे हम सैंपल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये सिरिंज से आ रहा है, इंजेक्ट होगा इस इंजेक्टर के अंदर, फिर यहां से क्या आ रही है, कैरियर गैस आ रही है। कैरियर गैस मूव होते हुए इधर से गुजरेगी और फिर यहाँ से मूव होते हुए इस तरफ ऊपर आएगी इस जगह पे, फिर यहाँ से होते हुए नीचे, और फिर इस एरिया में से इधर कॉलम की तरफ चली जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैरियर गैस, जो ये कैविटी इस तरह की डिजाइन की हुई है, सैंपल और कैरियर गैस मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। मिक्स होके फिर जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड यहाँ पे देखिए कितनी है अपनी, 102 ml पर मिनट। जबकि कॉलम का साइज इतना रखा जाता है कि उसमें से सिर्फ 1 ml पर मिनट गुजर सके, ये जो एरिया है ना। तो फिर उससे क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारा जो फ्लो होगा वो इधर स्प्लिट वेंट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा सैंपल जो इधर से हमने इंजेक्ट किया उसमें से सारा सैंपल या काफी उसकी सफिशिएंट अमाउंट यहाँ से जाया हो जाएगी, जबकि कुछ अमाउंट सिर्फ क्या होगी, आगे कॉलम की तरफ जाएगी। तो यूज होता है ये फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल सैंपल वॉल्यूम इनटू ओपन ट्यूबुलर कॉलम, कि अगर थोड़ा सैंपल यूज करना हो तो इधर से हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं और उसमें से क्या होता है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट इधर इंजेक्ट हो सकती है कॉलम में,
बाकी सारी स्प्लिट वेंट से बाहर जाया हो जाती है। स्प्लिट इंजेक्टर डिलीवर करता है कितना 0.2 से लेकर 2% तक सैंपल को, कि अगर ऊपर से आ रहा है हमारे पास सैंपल कितना 100 ml, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 ml या फिर मैक्सिमम 2 ml तक इसमें इंजेक्ट हो सकता है। उसका फायदा ये होता है कि भाई जो आगे डिटेक्टर होते हैं वो इतना ज्यादा डिटेक्शन नहीं कर सकते होते इतने ज्यादा अमाउंट की, तो इसलिए हम क्या करते हैं बहुत कम अमाउंट यूज करने के लिए इस तरह का इंजेक्टर पोर्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पोर्शन ऑफ ए सैंपल दैट डज नॉट रीच द कॉलम इज कॉल्ड स्प्लिट रेशो। ये जो यहाँ से निकल के जाया हो रहा है इसकी जाया होने के अमाउंट के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट रेशो, जो कि कंट्रोल की जा सकती है यहाँ पे वॉल लगा के, कि अगर हमने सैंपल और आगे ज्यादा भेजना हो तो यहाँ से वॉल को थोड़ा सा बंद कर देते हैं तो सैंपल इधर ज्यादा मूव होने लग जाता है। वो रेशो कितनी होती है 50:1 होती है से मिनिमम होती है, और अगर मैक्सिमम हो तो वो होती है 600:1 हो सकती है। और ये वाला जो है हिस्सा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्या करता है एक तो मिक्सिंग का काम करता है कि यहाँ पे सैंपल और कैरियर गैस बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है, कि जो इसका मूव ये जो बेंड बनाया हुआ है इसमें से जब वो गैस यूं करके वापस ऊपर नीचे 2 बार मूव करती है तो क्या होता है ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। और दूसरा ये कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना रखा जाता है 300 से ऊपर होते हैं या 350 जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये जो हाई टेम्परेचर है ना ये भी हमें फायदा देता है कि जो सैंपल है पड़ा वो कम्प्लीटली गैस फेज में होता है, कि उसमें अगर किसी की वोलेटिलिटी कम भी थी तो वो भी अब क्या बन चुका होगा गैस, और यहाँ पे एंटर होगा तो गैस फेज में ही एंटर होगा। नेक्स्ट है स्प्लिट लेस इंजेक्शन। स्प्लिट लेस इंजेक्शन में क्या होता है यहाँ पे वो जो स्प्लिट पोर्ट थी ना ये वाली इसको बंद कर देते हैं, और बीच में जो मिक्सिंग चैम्बर है ना वो मिक्सिंग चैम्बर वहां से हटा दिया है। ये किस लिए यूज होती है फॉर ट्रेस एनालिसिस, कि अगर हमने बहुत थोड़े अमाउंट है अपना सैंपल के अंदर कुछ जो चेक करने की चीजें हैं वो थोड़ी हैं, तो हम क्या यूज करेंगे कितनी अगर ट्रेस अमाउंट है लेस देन 0.01%, स्प्लिट लेस इंजेक्शन यूज की जाती है। उसके लिए मैंने पहले बताया स्प्लिट वेंट को बंद कर देते हैं, ठीक है, और यहां से वो वाला जो हिस्सा था जो मिक्सिंग करवा रहा था उसको हटा देते हैं। इन दिस तक अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ सैंपल जो अप्लाई किया जाता है वो कॉलम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। यहाँ से सैंपल आएगा, यहाँ से फिर कैरियर गैस आएगी, फिर वो कैरियर गैस इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होते हुए मूव होते हुए यहाँ पे कॉलम की तरफ चली जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कि टेम्परेचर भी हम क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, कि पहले 350 था तो अब 220 कर दिया, तो यहाँ पे ना फ्लो रेट भी थोड़ा सा कम कर दिया ताकि सैंपल इतनी स्पीड से डिफ्यूज ना हो, उसकी डिफ्यूजन का रेट थोड़ा सा स्लो हो जाए ताकि अच्छी तरह मिक्सिंग हो सके मोबाइल फेज के साथ। इंजेक्टर टेम्परेचर फॉर द स्प्लिट लेस इंजेक्शन इज लोअर देन दैट फॉर द स्प्लिट इंजेक्शन, कि ये जो इसका टेम्परेचर है पड़ा स्प्लिट लेस इंजेक्शन का वो लोअर होना चाहिए किससे स्प्लिट इंजेक्शन से, बिकॉज सैंपल स्पेंड्स मोर टाइम इन द पोर्ट, और अगर वो ज्यादा टाइम यहाँ पे होगा और टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो एन मुमकिन है कि वो डिकम्पोज हो सकता है, तो उसको डिकम्पोज होने से या जाया होने से बचाने के लिए टेम्परेचर क्या रहना चाहिए कम होना चाहिए, और किससे स्प्लिट मेथड से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑन कॉलम इंजेक्शन। ये तब होती है कि जब बहुत ही कम अमाउंट में हमने सैंपल यूज करना और वो सैंपल हीट सेंसिटिव भी हो। उसमें क्या होता है यहां से हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट कॉलम में, ये जो बाहर वाली वो जो एरिया अपना इंजेक्शन का ओवन हिस्सा इसमें आने ही नहीं देते। कैरियर गैस यहाँ से गुजर रही होती है तो उसका भी कोई काम नहीं है, अपनी यहाँ से 1 ml पर मिनट आ रही है तो वही जस्ट इसमें से डायरेक्ट कॉलम के अंदर इंजेक्ट हो रही होगी। स्प्लिट वेंट उस पर भी 0 ml, यानी कि यहाँ से तो गुजर ही नहीं सकता ना सैंपल। डायरेक्ट सैंपल कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है ये कॉलम के साथ। इसमें क्या होता है वन कॉलम इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर द सैंपल्स दैट डिकम्पोज अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखें टेम्परेचर कितना रखा गया है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस इसलिए रखा गया है कि ताकि सारा सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट हो जाए
और फिर जब क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करनी होगी तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे इनटू कॉलम विदाउट गोइंग थ्रू हॉट इंजेक्टर। इनिशियल कॉलम टेम्परेचर लो होता है टू कंडेंस द सोल्यूट इन ए नैरो जोन। और वार्मिंग से क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी इनिशिएट हो जाएगी। पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए वो क्या हो गया, टेम्परेचर कम है तो वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन होकर लिक्विड फेज में आ जाएगा। और फिर जैसे ही इसको हम हीट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हीट देंगे, फौरन ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा कंपोनेंट, तो क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। दो मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंजेक्शन के बेटर रेजोल्यूशन के लिए। ये जो अभी मैंने बात की ना कंडेंस करने की, सॉल्वेंट ट्रैपिंग, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सॉल्वेंट ट्रैपिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें इनिशियल कॉलम टेम्परेचर को ना सेट किया जाता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, कि वो जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको हमने कम कर दिया, जैसे अभी पिछली स्लाइड पे देखा है। ड्यू टू दिस सॉल्वेंट कंडेंस एट द बिगिनिंग ऑफ कॉलम, ये वाला यहाँ पे सैंपल उसके जम जाता है, लिक्विड फेज में अटैच हो जाता है। और फिर इस लिक्विड फेज वाले सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, सोल्यूट ट्रैप हो जाते हैं, कि यहाँ पे वो सोल्यूट इसके साथ जुड़ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और वो क्या होता है, स्पीड से नीचे आना शुरू हो जाता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स थे बहुत सारे किसी सैंपल में, वो कंपोनेंट जो ठंडा करने से जम जाते हैं वो यहाँ पे रुक जाएंगे, और वो कंपोनेंट जो ठंडा करें तो फिर भी वो गैस फेज में, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेजोल्यूशन को बेटर इस तरह करता है कि जो वोलेटाइल है वो जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे, और जो लेस वोलेटाइल है बड़े, तो वो यहाँ पे चिपक जाएंगे, वो यहाँ पे रुक जाएंगे। जब वो यहाँ पे रुक जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनको यहाँ पे रुके रहेंगे, वो आगे काफी जब गुजर जाएंगे, वो पहले जो वोलेटाइल वाले थे, फिर इनको स्टार्ट करेंगे, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये भी उड़ के इधर नीचे मूव करने लग जाएंगे, तो दोनों पीक्स में ना काफी गैप आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, शार्प क्रोमेटोग्राफी पीक मिलती है। दूसरा मेथड है कोल्ड ट्रैपिंग। इसमें क्या करते होते हैं हम, वो जो सॉल्वेंट के बजाय सोल्यूट को ट्रैप करवा लेते हैं, सोल्यूट को ठंडा कर देते हैं, कि सॉल्वेंट गुजरने देते हैं लेकिन सोल्यूट को वहां पे क्या कर लेते हैं, फ्रीज करवा लेते हैं। इन दिस नैरो बैंड एट द बिगिनिंग ऑफ कॉलम इज कॉल्ड कोल्ड ट्रैपिंग, कि वहां पे बिल्कुल सेम यही डायग्राम आएगी, लेकिन बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो ये कंडेंसेशन हो रही है, ये अब सॉल्वेंट की नहीं हो रही बल्कि किसकी हो रही है, सोल्यूट की हो रही है, और उनकी हो रही है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं, यानी कि लेस वोलेटाइल, वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और जो हाई वोलेटाइल है वो तेजी से नीचे चले जाएंगे पहले। फिर क्या करेंगे, सॉल्वेंट एंड लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स आर रिलेटेड रैपिडली, बट हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अभी पीछे एक ही जगह पे मौजूद रहेंगे। फिर जब उनको विलूट करना होगा तो कॉलम को गर्म करेंगे, और फिर क्या होगा, वो भी नीचे की तरफ, ये जो ये वाले जहाँ पे रुक गए थे, ये भी आगे चलना शुरू हो जाएंगे। डिटेक्टर्स नेक्स्ट आ गया हमारे पास टॉपिक। डिटेक्टर्स की बात करें तो ये मैंने डिटेक्टर मेंशन कर दिए, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा डिटेल में। थर्मल कंडक्टिविटी है, फ्लेम आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, फोटो आयनाइजेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये कुछ डिटेक्टर्स हैं बड़े जो हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं, लेकिन ये आम जो नॉर्मल रूटीन में भी हम डिटेक्टर स्टडी करते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जब डिस्कशन सेशन हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। लेजेंड कॉलेज के पेज को भी आपने सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।